Okay, so question number 7. The price of a product of a company increased by 10% and turnover increased by 10%. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइस मतलब कीमत की बात की गई है एक प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट मतलब कोई भी सामान है जो कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है या कोई कंपनी कहीं से बाय करती है, लेकिन एक शर्त है कि वो प्रोडक्ट जो भी सामान है वो कंपनी का ही है. तो उसकी जो कीमत है इंक्रीज बाय 10%. फिर से, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी, एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी एक कंपनी का, इंक्रीज बाय 10%, वो 10% से इंक्रीज होता है. कौन इंक्रीज होता है? तो आंसर है द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी. तो प्राइस इंक्रीज बाय 10%, जो भी प्राइस है वो किसी कंपनी का 10% इंक्रीज कर दिया जाता है. देन टर्नओवर, टर्नओवर मतलब क्या है? देखिए, टर्नओवर वैसे कई तरह के होते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है वो बिजनेस टर्नओवर दिखता है मुझे यहाँ से. तो यहाँ से टर्नओवर का मीनिंग क्या है, ध्यान समझना. मानो कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एक मैंने बॉक्स में किसी ने पैक करके रखा है. अब हर एक प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 100 रुपये. ठीक है. अब मुझे ग्रोथ करनी है, तो मैंने क्या किया, अपना एक प्रोडक्ट मैंने बेच दिया मार्केट में बाहर. ठीक है. एक प्रोडक्ट बेचकर मैं अपने आप को राजा समझता हूँ कि मैं अमीर हो गया. क्या हो पाऊंगा? नहीं. जब तक ये सारा सामान नहीं बिकेगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा कुछ ग्रोथ हुआ है, मतलब कि कंपनी का कुछ ग्रोथ हुआ है. कंपनी का ग्रोथ तभी होगा जब ये सारे के सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे. अगर ये 10 प्रोडक्ट हैं तो कंपनी का 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1000 रुपये मिलेंगे उनको पूरे. अगर ये प्रोडक्ट्स पूरे 100 हैं तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा. जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हम बेचेंगे उतने ज़्यादा ही कंपनी का प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगी उस कंपनी की. उसी ग्रोथ को इन्होंने क्या नाम दिया है? टर्नओवर. मतलब सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ. ठीक है. नॉर्मल सा एक छोटा सा एग्जांपल अगर समझें कि अगर कोई भी, मानो हम जो आसपास अपने दुकान देखते हैं, शॉप देखते हैं, वहाँ पर किसी ने जूते की दुकान खोली है. अगर शॉप में बहुत सारे जूते हैं जिसमें से केवल कोई साल में या महीने में केवल मान लो कि 2 जोड़ी जूते बिकते हैं, बाकी जूते बिके ही नहीं, तो कंपनी लॉस में जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी? लॉस में जाएगी, क्योंकि कंपनी कुछ ग्रो ही नहीं कर रही है. वो तब ग्रो करेगी जब उसके सारे के सारे सामान बिक जाएंगे, और हम बोलेंगे उस टाइम पर कि टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है. नहीं बिकेंगे, टर्नओवर डिक्रीज हो रहा है. तो टर्नओवर है क्या? सेल्स ग्रोथ. वो सेल्स ग्रोथ 10% के रेट से इंक्रीज होती है. मतलब क्या? उनके ग्रोथ, कंपनी ग्रो कर रही है 10% के रेट से. ओके. नाउ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड. जो सामान बेचे गए हैं उनकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया है? जो सामान बेचे गए हैं उनकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया है? अब जाहिर सी बात है, किसको बेचेंगे? इसी प्रोडक्ट को. ठीक है. जब ये प्रोडक्ट में ग्रोथ नहीं थी, जब ये इतना इंक्रीज नहीं किया गया था, ठीक है, जब ये 10% इंक्रीज नहीं किया था, हम सामान को बेच रहे थे कंटिन्यू. जब हमने उस सामान की कीमत को 10% बढ़ा दिया, अब फिर से बेचते हैं उसको. ठीक है. दोनों बार बेचा हमने. उन दोनों बार जब हमने बेचा तो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी. क्वांटिटी में चेंज मतलब कि जब हमने, मान लो कि पहले बार जब हमने प्राइस इंक्रीज नहीं किया था, तब अगर हमने 100 सामान बेचे, हमने फिर इंक्रीज कर दिया प्राइस, तब भी अगर 100 सामान बेचे तो कितना हमारे पास चेंज आया सामान में? कोई चेंज नहीं आया. पहले भी 100 बेचे, बाद में जब पैसे अपने इंक्रीज किए, जब हमने उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया तो भी कितने बेचे सामान? 100. तो
क्वांटिटी में चेंज, जो हमारे क्वांटिटी बेची गई है उनमें चेंज कितना है, नहीं है कोई चेंज। अगर पहले मैं 200 का सामान बेचता हूँ जब मैंने प्राइस इंक्रीज नहीं किया है, और इंक्रीज करने के बाद मैं केवल 100 सामान बेचता हूँ, तो कितना चेंज आया क्वांटिटी में, 100 का। मेरे 100 सामान नहीं बिके। हमें यही पता करना है, समझे? क्या पता करना है हमें, कि हमने पहले कितने बेचे जब प्राइस इंक्रीज नहीं किया, और जब प्राइस इंक्रीज कर दिया तो हमने कितने सामान बेचे हमने। फिर उन दोनों में चेंज पता करेंगे। चेंज कैसे पता करते हैं, माइनस करके, कि पहले कितना बेचा और बाद में कितना बेचा, फिर दोनों में कितना डिफरेंस है, वही क्या मिलेगा, इसका चेंज, कि 10 का चेंज है, 100 का चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने अगर 200 क्वांटिटी बेच दी प्राइस बिना इंक्रीज किए, फिर इंक्रीज करने के बाद मैं 100 क्वांटिटी बेच पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा महंगा हो गया, लोग खरीदने नहीं आ रहे, तो कितना चेंज आया, 100 का। 100 प्रोडक्ट मेरे नहीं बिके, तो मुझे यही निकालना है। सो लेट्स वी फाइंड। तो क्वांटिटी में जो चेंज आएगा, पहले उसके लिए क्या करना है, देखो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। कैसे करेंगे इस चीज़ को, इसको ऐसे करेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखो यहाँ पर जो टर्नओवर की बात की गई है, और ये क्वांटिटी सोल्ड की बात की गई है, और ये प्राइस की बात की गई है। यहाँ पर 3 चीज़ें जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, 2 और 3, ये 3 चीज़ें, 1 2 3, इनका एक फॉर्मूला बनता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो बहुत आसान है। फॉर्मूला नहीं है, एक लॉजिक है, एक कॉमन सेंस है। देखो क्या मैंने कहा कि देखिए मुझे टर्नओवर ज़्यादा करना है। टर्नओवर आप समझ गए क्या, अपनी ग्रोथ ज़्यादा करनी है। तो ऑब्वियस है कैसे ग्रोथ होगी, एक तो इतना महंगा सामान भी बेच रहा हूँ मैं, और सामान ज़्यादा भी बिक रहे हैं मेरे, कितनी अच्छी बात है। समझ रहे हो ग्रोथ कैसे हो रही है, सामान भी मैंने महंगा कर दिया और फिर भी सामान ज़्यादा के ज़्यादा बिक रहे हैं। जैसे अभी की अगर हाल ही में बात करें कोरोना टाइम की, तो मास्क की बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर सकते हैं। एक तो उन्होंने महंगे भी कर दिए और ऑक्सीजन सिलेंडर बिक भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो जो भी कंपनी ऐसा कर रही है उसका टर्नओवर इंक्रीज ही हो रहा है। वो बात है कि इंसानियत को लूटा जा रहा है, बट खैर। जैसे मास्क की बात की जाए, अब जो मास्क मान लो कि मार्केट में अगर कोई 50 रुपये का बेच रहा है और लोग खरीदने भी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड है, उसकी उनकी नीड है, मास्क की नीड है, तो इतना महंगा मास्क करने के बाद भी लोग खरीद रहे हैं। तो जो भी कंपनी, उसका क्या हो रहा है, टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए कैसे निकालूंगा टर्नओवर, एक तो कीमत मैंने कितनी बढ़ा दी, साथ ही साथ क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। देख लो, समझ में आ रही बात मैंने क्यों किया, इनटू एक तो मैंने प्राइस भी ज़्यादा कर दिया, क्वांटिटी भी ज़्यादा कर दी। प्राइस और क्वांटिटी मैंने दोनों ज़्यादा कर दी है, तो मेरा टर्नओवर ज़्यादा ही तो होगा। तो ये रिलेशन है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। हमें निकालना क्या होगा इसमें से, क्वांटिटी सोल्ड, मतलब इसको। हमें इसमें से क्या पता है, कुछ भी नहीं, तो मानना पड़ेगा। क्या निकालना है, ये भी तीनों चीज़ें माननी पड़ेंगी। ये तो निकल जाएगा फॉर्मूले से, तो हमें इसको और उसको मानना पड़ेगा। सो लेट जो प्राइस है वो कितना मान लें, लेट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स रुपीज़, हाँ एक्स मान लिया हमने। क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट की, हमें खुद नहीं पता कि उनका सामान कितना है, कंपनी में कितना प्रोडक्ट है हमें खुद नहीं पता, तो मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एक प्रोडक्ट की नहीं, क्वांटिटी सभी प्रोडक्ट की बात की जा रही है। कितनी क्वांटिटी मान ले, क्यू या वाई, वाई मान लेते हैं। तो टर्नओवर कितना हो जाएगा, वी कैन फाइंड। कितना हो जाएगा टर्नओवर, प्राइस कितना है एक्स और क्वांटिटी कितनी है वाई, तो एक्स इंटू वाई क्या होता है, एक्स वाई। तो ये तो आ गया जब हमने इंक्रीज नहीं किया, जब इंक्रीज कर देंगे तो कितना आएगा, ये क्या है, बिफोर इंक्रीजिंग। नाउ लेट्स बी इंक्रीज, सो मिटा देते हैं यहाँ से।
कितना इंक्रीज है? 10% का, याद रखेंगे। और टर्नओवर भी 10% का। सो अगर हम क्वांटिटी या प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि प्राइस था ना इंक्रीज 10%, तो न्यू प्राइस ये कितना होगा? तो किसी भी प्राइस में ग्रोथ कैसे होती है? एक्स का 10% और एक्स की ग्रोथ, है ना। जैसे मेरे पास अगर मान लो 100 रुपये, मेरे को 20% का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये में 20% का प्रॉफिट, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपये। और मेरे पास पहले से कितने थे? 100 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 120 ना। तो वही मतलब है यहाँ पर, देखो, है ना। ये तो हम पहले से भी करते हैं काफ़ी टाइम से। तो कितना आ जाएगा ये काटने के बाद? 10 बचेगा यहाँ पर। सो आई कैन राइट x/10 प्लस में x/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लो। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, 10 से यहाँ, मुझको इसको इक्वल करना होता है। इनको इक्वल कर देंगे तो क्या होगा? 10x एंड x 11x अपॉन में 10। तो ये हो गया न्यू प्राइस 10% इंक्रीज करने के बाद। और साथ ही साथ क्या भी इंक्रीज हुआ है? टर्नओवर भी 10% इंक्रीज हुआ है। सो न्यू टर्नओवर ये कितना होगा? तो पहले वाला है एक्स वाई, उसमें भी 10% का इंक्रीज हुआ है, तो एक्स वाई का 10%, ठीक है। कितना आ जाएगा? सेम, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से, तो 10xy प्लस 1xy, तो 11xy हो जाएगा सेम उसकी तरह पर। और नीचे 10 दोनों में सेम है, तो हमने ये कर लिया। सबको आ रहा समझ में ना? तो 11xy अपॉन में 10, ये इसका टर्नओवर है जो न्यू है। अब न्यू है तो इस फॉर्मूले में जरा रख लो। तो टर्नओवर इंक्रीज करने के बाद वो कितना आ गया? 11xy अपॉन में 10 इक्वल टू प्राइस कितना हो जाएगा? 11x अपॉन में 10 इंटू में जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा बिकी है कि कम बिकी है, ये तो हमें नहीं पता ना, यही निकालना है हमें। इसके लिए इसको y प्राइम मान लो, मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा बिकी कि कम बिकी है, नहीं पता तो इसको y प्राइम, मतलब कुछ भी है, y1 y2 कुछ भी। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि 10 ऊपर आएगा, सामने सामने काट लो। ये 11 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, सामने सामने काट लो। ये x यहाँ से कट जाएगा, तो y प्राइम कितना आ गया? y ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, है ना। यहाँ पर केवल क्या बचेगा? ये पूरी चीज़ तो कट गई, बचे केवल y। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो कितनी आई? जितनी पहले थी। मतलब चेंज कितना आया? नो चेंज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। कितने चेंज आया? पहले कितनी थी? y, बाद में कितनी है? y प्राइम। लेकिन ये भी कितना निकला? ये भी y निकला, तो कितना चेंज आया? 0, नो चेंज। इसका मतलब कि प्राइस बढ़ाने के बाद भी सामान उतना ही बिका है जितना पहले बिक रहा था, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, so the time for question number 8. The monthly income of a person is 5,000 rupees. मंथली इनकम का मतलब क्या है कि अच्छा, मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की जो मंथ की इनकम है वो 5,000 रुपये। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 30%, अगर उसकी इनकम 30% इंक्रीज कर दी जाती है, सो व्हाट इज हिज मंथली इनकम नाउ? उसकी अब मंथली इनकम कितनी होगी इंक्रीज करने के बाद? सो ऑप्शन आर देयर, सो इट इज़ वेरी इजी। सो वी नो जो पर्सन की इनकम है 5,000 है और उसमें 30% इंक्रीज किया गया है, तो 5,000 का 30%, ठीक है। ये 5,000 का 30% और ये इंक्रीज, तो कर दो सब, कितना आएगा? प्लस
5 3 जा 15, 15 ना, जीरो काउंट कर लो, एक और एक 2 जीरो, ये तो ऐड कर लो, आसान है ये तो, है ना। 5 और एक 6 6 और ये 5 5 6, ऑप्शन डी, है ना। Okay, so the question number 9, the price of a television includes the manufacturing cost. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो टीवी को बनाने में लगती है, ठीक है, उसके मशीन बनाने में, पूरी टीवी को तैयार करने में, बनाने में जो कॉस्ट लगी है, उसी कॉस्ट को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो फिर से, द प्राइस ऑफ अ टेलीविज़न includes the manufacturing cost। अगर टीवी 10,000 का है मान लो, ठीक है, तो उसको बनाने में जो खर्चा आया है वो खर्चा है 8,000 का मान लो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और ये टेलीविज़न का प्राइस कॉस्ट है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि देखिए 10% सेल्स टैक्स एंड 10% प्रॉफिट, जो टीवी को हम बेचेंगे ये तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये प्राइस कैसे बन गया इतना? ये ऐसे बन गया क्योंकि हमने 10% तो टैक्स लगाया और 10% इसमें प्रॉफिट कमाया, तभी हमने कितने में टीवी बेचा? 10,000 में। गॉट इट? आया समझ में? आया? ठीक है। सो व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? उन्होंने पूछा है कि यही जो कॉस्ट हमने यहाँ पर अंदाजे से लिखी है, इसी कॉस्ट को निकालना है कि ये कितनी है। अगर टीवी का प्राइस इतना है, तो टीवी का जो प्राइस है वो इतना है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कितनी? साथ में उन्होंने ये ब्रैकेट में लिखा था कि सेल्स टैक्स एंड प्रॉफिट टैक्स आर कैलकुलेटेड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो सेल्स टैक्स है और जो प्रॉफिट टैक्स है, ये दोनों के दोनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ही कैलकुलेट किए जाएंगे। ये दोनों के दोनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ही कैलकुलेट किए जाएंगे। मतलब जो टैक्स लगाया जा रहा है टीवी पर ना, तो जो हमने बात किया था कि देखिए टीवी इतने का बिका है, ये तब बिका है जब इसमें सेल्स और प्रॉफिट टैक्स लगाया। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ये टीवी का डायरेक्ट प्राइस है, ये सेल्स और प्रॉफिट आपने पहले से इसमें लगा रखा है, तो आपको वही कीमत निकालनी है। करते करते क्या पता और समझ में आ जाए। सो लेट मी जस्ट डू इट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, नहीं पता हमें, आपको पता है, मुझे भी नहीं। क्वेश्चन करते हैं। सो लेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं पता तो कितनी मान लें? मान लो एक्स है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है प्राइस ऑफ टेलीविजन, कितना है? 14,400 रुपीज़, इतना टेलीविज़न का प्राइस है। हमें सेल्स टैक्स और प्रॉफिट टैक्स दोनों दे रखा है। सो कैसे कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, जो भी टैक्स की बात की गई है 10% 10%, ये दोनों टैक्स को मिला के इसमें ठूस दो, तो जो टीवी आपका मिलेगा वो इतने का मिलेगा। फिर से देखो, जो आपका सेल्स टैक्स है, जो प्रॉफिट टैक्स है, इन दोनों को हम 20% का बोलेंगे पूरा टैक्स। टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? टोटल टैक्स जो लगना है वो 20% का लगना है, क्योंकि 10 और 10 20%। टोटल टैक्स इतना लगना है। ये टैक्स इसी में इंक्लूड कर लिया गया टीवी को बनाने में, और फिर टीवी उतने का बिक गया। तो अगर मैं इस 20% के टैक्स को इसमें जोड़ दूं, मैं मान लो अगर मैं जोड़ देता हूं इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, तो टीवी उतने का तो बिका है। नहीं समझ में आया?
फिर से बोलता हूँ मैं, देखो मेरे को टीवी बनाने में टोटल कितना खर्चा लगा है। टीवी बनाने में मुझे जो खर्चा लगा है वो है 10,000, ठीक है। और जो टैक्स वगैरह है पूरा हिसाब किताब मेरा 20% का हिसाब किताब है पूरे टैक्स का। तो 10,000 में 20% को इकट्ठा करके मैंने बोला कि पूरा का पूरा यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और टीवी इतने का ही बिकेगा। तो टोटल टीवी कितने का बिकेगा वो हम देखेंगे कैसे। सो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन। देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट x, ठीक है, और इसी में सेल्स और टैक्स जो भी टोटल टैक्स है वो उसी को ऐड किया गया है। टोटल टैक्स कितना है 20%। किसका वो टैक्स है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, क्योंकि इन्होंने यही बोला है कि जो सेल्स टैक्स है और जो प्रॉफिट टैक्स है आर कैलकुलेटेड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनको हम उसी में गिनेंगे और इससे जो होगा हमारे पास टोटल टीवी इतने का ही बिकेगा। अब छोटे से एग्जांपल समझते हैं एक लेकर, मान लो, ठीक है। कैसा एग्जांपल? देखो एक पेन बनाने के लिए मुझे लगे 5 रुपये, मार्केट में वो पेन मैंने बेच दिया 10 रुपये में। कैसे होगा ये पेन? तो 5 रुपये का पेन था, इसी पे मैंने टैक्स वगैरह लगाया, 5 रुपये का कुछ परसेंट मैंने टैक्स लगाया, तो पेन कितने का बिक गया? 10 रुपये का। ये तो मैंने लिखा है कि जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हमें पता नहीं है ना, लेकिन 20% का टैक्स है। किस पर वो टैक्स है? उसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर हमने टैक्स वैक्स लगा के टीवी इतने का बेच दिया टोटल। तो दोनों बात इक्वल तो होंगी, क्योंकि यही वो पूरी की पूरी कीमत है जितने में हमने टीवी को बेच दिया, जो टीवी का प्राइस है। जैसे ये वाला, ये पूरी बात जो है टोटल मिला के कितनी बात आती है? 10 रुपये ना। तो ऐसे ही ये पूरी बात मिला के कितनी आएगी? जितना टीवी का प्राइस है। थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा होगा, एक बार फिर से बोलता हूँ मैं। देखो मैंने कहा कि देखिए मेरे पास एक पेन है 10 रुपये का, ये पेन की कीमत 10 रुपये है और मेरे हाथ में 10 रुपये यहाँ पर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 10 रुपये का नोट है और यहाँ पर वो 10 रुपये वाला पेन है, ठीक है। तो दोनों इक्वल तो हैं, अगर कीमत की बात की जाए तो दोनों इक्वल ही तो हैं। तो वही तो है यहाँ पर भी, दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये वही कीमत है जो टीवी की होनी चाहिए थी, ये वही कीमत है जो टीवी की होनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब कहने का क्या, मान लो अगर मुझे टीवी की कीमत नहीं पता, मान लो मुझे पता है कि देखिए बनाने में मेरा खर्चा कुछ आया, कितना खर्चा आया? मान लो बनाने में मेरा खर्चा 10,000 रुपये आया, ठीक है। तो मैं इसका पूरा हिसाब किताब करके एक कैलकुलेशन निकालूंगा, एक आंसर आएगा मेरे पास। वो आंसर यहाँ पर आ गया। वो कितना आंसर आएगा? चलो मान लेते हैं, चलो काट के निकाले लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 2,000 और ये 10,000, 12,000 रुपये हो जाएगा टोटली। तो 12,000 क्या है? उसे टीवी का प्राइस ना। ये मुझे अच्छे से तब पता चला जब मेरे को ये पता था कितना लागत लगी है, कितना कॉस्ट लगा है। लेकिन मुझे इस बार क्या पता है? हाँ, इस बार मुझे बस टेलीविज़न के पैसे पता है कि टेलीविज़न कितने रुपए का है। तो टेलीविज़न है ये x, ये भी x, कितने रुपए का टेलीविज़न? कितना? तो ये कीमत पता करनी है कि यहाँ पर ये ऐसी क्या कीमत थी कि टेलीविज़न इतने रुपए का बिक गया, है ना। ऐसी क्या कीमत है कि इतने रुपए का बिका है ये। सो कितना हो जाएगा ये 10 यहाँ पर है ना, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी करते हैं, ठीक है। तो 10x और ये 2x हो जाएगा, 10 और 2 12x, 12x नीचे कितना है 10 इक्वल्स टू 14,400, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा आराम से बर्तन पटकना है। हाँ करें, 2 से डिवाइड कर लें। चलो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 को वहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 6 को डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 6 यहाँ पर है तो वो नीचे आ जाएगा, 5 नीचे तो ऊपर आ जाएगा, ये ठीक है। ये आए सबको समझ में? ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 3 जो
ठीक है, 3 से कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो 3 से कैसे डिवाइड होगा मुझे कैसे पता चला। 7 और 2 कितना होता है 9, 9 प्लस 0 9, फिर 9, तो 9 आता है ना 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट मैंने 3 से कर दिया। तो 24